नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी के हर एपिसोड में हम किसी एक कानून से जुड़े अहम पहलू पर चर्चा करते हैं। आज भी हम एक अहम कानून पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की। लीगल लिटरेसी में आज हम बात करने जा रहे हैं जनहित याचिका यानी पीआईएल पर। हम जानेंगे कि जनहित याचिका क्या होती है, इसे दायर कैसे किया जाता है, इसके लिए कौन से जरूरी प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। मैम, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भारतीय कानून के संदर्भ में जनहित याचिका क्या होती है, एक आम जनमानस कैसे इसे समझ सकता है? जी, इसको हम उदाहरण से समझेंगे जी। कि लोक हित में अगर कोई कार्य हमें करना है तो उसके लिए जनहित याचिका जो है वो दायर की जानी होती है। इसके लिए उदाहरणार्थ कि अगर कोई आपके लोकेलिटी में कोई पार्क है जिसको डिस्ट्रॉय करके कोई एक शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है और आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, एक मोहल्ले में, एक एरिया में ये पार्क होना बहुत अति आवश्यक है, तो आप या अन्य कोई इंटरेस्टेड पर्सन या कोई संगठन उसके लिए याचिका दायर कर सकता है। जनहित याचिका जिसको बोलेंगे, पीआईएल जिसको बोलेंगे, तो ये एक पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए आप एक याचिका दायर कर सकते हैं जिसमें माननीय न्यायालय का आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और अपने जो पब्लिक इंटरेस्ट में चीजें हैं उसको आप अपने फेवर में ला सकते हैं, अपनी सोसाइटी के फेवर में ला सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल, तो इसका मतलब होता है पीआईएल का। और मैम, क्या आप भारत में किसी ऐतिहासिक पीआईएल मामले का उदाहरण दे सकते हैं जिससे समझने में और ज्यादा दर्शकों को आसानी हो? जी, पीआईएल का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे लीगल रिफॉर्मेटिव सोसाइटी में। इसके लिए सबसे एक बहुत ही हाईलाइटेड मुकदमा था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें एक सोशल वर्कर मैम थी जिनका नाम था बनवारी देवी जी। इन्होंने राजस्थान में हो रहे चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट करने के लिए बहुत सारे सोशल वर्क किए, बहुत सारे ऐसे उन्होंने मुहिम उठाई थी और उसके रिटेलिएशन में कई लोगों ने मिलकर के उनके साथ में गैंग रेप की घटना कारित कर दी थी। तो इस प्रकार से सेफ्टी की, वुमेन की सेफ्टी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा था, जिस वजह से कई सारे एनजीओज और सोशल वर्कर्स ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और एक विशाखा गाइडलाइन करके उस याचिका पर एक गाइडलाइन करके निकल के आया था जिसमें यह बताया गया था कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा वुमेन को वर्क प्लेस में। तो विशाखा गाइडलाइन अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि कितने सारे उसमें ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं हमारे सेफ्टी के लिए, वुमेन की सेफ्टी के लिए। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वुमेन के, जो वर्क स्थल में आर्टिकल 14, 19, 21, ये सबको इंश्योर करने के लिए इस लॉ में बताया गया था। साथ ही साथ जो विशाखा गाइडलाइन है उसको आप आज भी देखेंगे, उस पे एक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस एक्ट करके एक लॉ भी इनैक्ट कर दिया गया था। ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये याचिका के माध्यम से ही इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी, लॉ के बनने की शुरुआत हुई थी। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस था अमित। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस था जिसके माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि कैसे ऐतिहासिक फैसले भी इस मामले में हुए हैं। मैम, अपनी शुरुआत से लेकर अब तक भारत में पीआईएल का जो विकास है उसे हम किस तरह से देख सकते हैं कि पीआईएल कैसे विकसित हुआ? जी, पीआईएल की जहां तक बात करें, वर्कमैन से लेके, इन्वायरमेंट से लेके, विमेन से लेके, चिल्ड्रन से लेके, हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेके हर एक सेक्टर में इसका विकास आप देख सकते हैं कि अगर कहीं पे भी अगर किसी को बोनस नहीं मिलता है कस्टमरी लॉस के हिसाब से तो उनके लिए एक याचिका दायर की जा सकती है। आपके एरिया लोकेलिटी में अगर पेड़ पौधे कट रहे हैं और आपको लगता है नहीं कटना चाहिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप याचिका दायर कर सकते हैं। गंगा पोल्यूशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। गंगा में जब इंडस्ट्रीज अपने सारे पोल्यूटेड वेस्ट मटेरियल्स को डाल रही थी, डिस्पोज ऑफ कर रही थी, तो उसके लिए एक याचिका दायर की गई थी इसको स्टॉप करने के लिए। तो शुरुआत से लेकर के अभी तक में आप इन सब चीजों से आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ गया है और आगे भी आता जाएगा। आपको बस अवेयर रहना, आपको लगता है कि अगर यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए ये हजार्डस है या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नहीं है, तो आप डेफिनेटली पीआईएल फाइल कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है ये सोशल रिफॉर्म का, ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ इसमें अमित जी। मैम, अगर इसके और हम पृष्ठभूमि में जाएं और जाने की पहली जो जनहित याचिका थी कौन सी थी, कब इसे दाखिल किया गया था? जी, पहली जनहित याचिका की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक स्मॉल बिजनेसमैन था जिसके अंडर बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे और ये 1965 का मामला है, जब उस समय के हिसाब से बोनस दिया जाता था।
तो बोनस देना बंद कर दिया गया था बिजनेसमैन के द्वारा वर्कर्स। तो वर्कर्स ने उनकी बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स बैठी, आर्बिट्रेटर्स ने वर्कर्स के खिलाफ में कर दिया कि आपको बोनस नहीं मिलेगा। ट्रिब्यूनल के पास गए, ट्रिब्यूनल ने भी यही बोला कि रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल आप अप्लाई करता है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसको आज की डेट में देखा जाए तो शायद पहली जनहित याचिका थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि रेस जुडिकाटा से यानी पूर्व न्याय से इस लॉ को नहीं रेगुलेट किया जा सकता, और कस्टमरी जो बोनस है, पहले जैसे वर्कर्स को बोनस मिलता था वो उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। तो वर्कर्स के फेवर में ये जनहित याचिका दायर की गई थी और उनको इन चीज का रिलीफ भी मिला था, और बोनस एक्ट भी बनाया गया था जिसमें एक संशोधन किया गया था कि हाँ, कस्टमरीज लॉज में जो है वो बोनस को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस था और बहुत पहला केस था हमें। जी मैम, पीआईएल का इतिहास हमने देख लिया, पहली जनहित याचिका कौन सी थी इस पर हमने बात कर ली। अब हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि कौन जनहित याचिका दायर कर सकता है और किस न्यायालय में। क्या इसके लिए हमें किसी वकील की ही जरूरत होती है या फिर आम जनमानस भी इसे दायर कर सकते हैं? जी, जनहित याचिका से आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसको जन कल्याण की फिक्र है, जिनको लगता है वो जनहितैषी है, तो वो व्यक्ति जाकर के जनहित याचिका दायर कर सकता है। वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर कर सकता है अगर स्टेट का कोई मामला है। अगर नेशनल लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपको एक सेट फॉर्मेट से ही जाना है, आपको उसका रिलीफ मतलब आप ही उसके बेनिफिट होल्डर होने चाहिए, इसके लिए आप जनहित याचिका दायर करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी लॉज में होता है, लेकिन जनहित याचिका में ये चीज मैंडेटरी नहीं है। आप जन कल्याण के लिए अगर आपको रिलीफ नहीं भी मिल रहा है तो भी आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपने शुरुआत में बताया कि हम पर्यावरण से संबंधित भी अक्सर जनहित याचिकाएं देखते हैं जो दायर की जाती हैं। भारत में पर्यावरण कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जनहित याचिका की हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से मामले सामने आए हैं? जी, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया काफी ज्यादा हाईलाइटेड केस था, जब गंगा नदी में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा था, जिसमें मराइन लाइफ जो बोलते हैं, जो समुद्री जीव और नदी में जितने भी हैं, और गंगा नदी इतनी पावन पवित्र मानी जाती है और उस नदी को इस तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट से पोल्यूट किया जा रहा था, तब एक जनहित याचिका एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था और बोला गया था कि गंगा नदी को इस तरीके से पोल्यूट नहीं करना चाहिए, जो कि अलाउ भी हुआ था। तो पर्यावरण के बेसिस पे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कई सारे ऐसे डिफॉरेस्टेशन के भी केसेस हैं, कई सारे ऐसे पोल्यूशन रिलेटेड भी केसेस है। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक पीआईएल जो है एक रेमेडी की तरीके से उभर कर आती है, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि पर्यावरण ये हो रहा है तो क्या बोलते हैं कि हमें एट लार्ज इफेक्ट हो रहा है। तो ये सोशल जस्टिस का ही एक पॉइंट है, एक सोशल रिलीफ का ही पॉइंट है। जी अमित। जी मैम, बिल्कुल। मैम, जनहित याचिका को हम अगर न्यायिक सक्रियता के तौर पर देखें तो कितनी इसकी महत्ता है? जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता को कैसे बढ़ावा देती है? जी, पब्लिक कंसर्न के इश्यूज को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। न्यायालय जो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करती है, जैसे ज्यादातर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करती है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आकर के जो सोशल प्रॉब्लम है उसको भी सुन रही है जब न्यायालय, तो ये प्रोएक्टिवनेस ऑफ जुडिशियल सिस्टम दिखता है इस पीआईएल के माध्यम से। साथ ही साथ इसमें जरूरी नहीं है कोई डायरेक्ट विक्टिम होना आवश्यक है, ये भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इसमें। तो सक्रियता को इस प्रकार से बढ़ाता है अमित कि हम जैसे आप और मैं, हम भी जाकर के पीआईएल फाइल कर सकते हैं और सोशल जस्टिस को एनहांस कर सकते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको बस पता है कि ये नहीं होना चाहिए, आप उस बात को रख दीजिए न्यायालय में, न्यायालय संज्ञान लेके आपको रिलीफ डेफिनेटली देगी। आपका अगर पॉइंट बिल्कुल ही सही है तो डेफिनेटली देगी। जी अमित। बिल्कुल, अक्सर मैम देखा जाता है कि जो सरोकार से संबंधित चीजें होती हैं उसका एक सकारात्मक पक्ष तो होता ही, लेकिन उसके आलोचक भी बहुत होते हैं। अगर हम पीआईएल के संदर्भ में देखें तो क्या ऐसा देखा गया है, क्या इसकी जनहित याचिका की भी आलोचनाएं हुई हैं? अगर हैं तो कौन कौन से मुख्य मुद्दे इसमें उठाए गए? जी, जनहित याचिका आपको जैसे मैंने बताया कोई भी दायर कर सकता है, कोई भी इशू पे दायर कर सकता है। तो कभी कभी हो सकता है कि ये फ्रिवलेस ग्राउंड पे भी हो कि ऐसा ना है, फिर भी न्यायालय का समय व्यर्थ करने के लिए अगर कोई व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर देता है, और न्यायालय को तो वो चीज सुननी है क्योंकि आर्टिकल 32 यही कहता है कि रिट के माध्यम से, पीआईएल के माध्यम से उनको सारी गुहारें सुननी है। तो न्यायालय का समय इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से ज्यादा
इस चीज में अगर लेजिस्लेशन में और सोशल इशू में जाता है और वो फ्रिवलेस निकलता है तो ये आलोचनीय होता है। हमें तो इस वजह से ये चीज को देखा जाता है, स्क्रूटनाइज करें और उसके बाद आपको सही में जेन्युइन प्रॉब्लम दिख रहा है तभी आप कोर्ट जाएं, अदरवाइज आप ना जाएं, क्योंकि उसका आपको कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। जी अमित। बिल्कुल। मैम, पर्यावरण से संबंधित मामलों पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन क्या आप ऐसे किसी मामले पर भी हमें बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को संबोधित किया गया हो पीआईएल के माध्यम से? जी, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये एक ऐसा केस था जिसमें बॉन्डेड लेबर जो पहले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे उनके वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जाता था। उनको अननेसेसरी एकदम ज्यादा समय तक उनको काम करवाना, उनको वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं देना, उनको प्रॉपर ब्रेक टाइम नहीं देना, उनको छुट्टियां नहीं देना, अगर छुट्टी करते हैं तो उनको वेजेस काट देना, इस प्रकार के कई सारे एक क्रिटिसाइज करने लायक और बहुत ही आलोचनीय कृत्य किए जाते थे। मजदूर है तो क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? तो याचिका ये दायर की गई थी बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये चीज को बताया गया था कि बॉन्डेड लेबर को खत्म कर देना जरूरी है। उसके लिए इरेडिकेट किया गया था बॉन्डेड लेबर को इस केस में। साथ ही साथ वेलफेयर स्कीम, लेबर्स के वेलफेयर की स्कीम बता दी गई थी कि आप इतने घंटे तक काम करेंगे, इससे ज्यादा काम नहीं करवा सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें उनको वेजेस यानी उनको जो मजदूरी है उनको कितनी मिलनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि ऐसा भी होता था कि बहुत ही कम मजदूरी देते थे जिसमें सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं था। तो पीआईएल के माध्यम से न्यायालय के नजरों में आया कि इस प्रकार की सोशल कंडीशन से एक व्यक्ति, एक जो लेबर क्लास है वो झेल रहा है, उसको एड्रेस करते हुए उस पे लॉज बनाया गया, उसको अमेंड किया गया और उसमें वेलफेयर स्कीम्स लाई गई। तो इस प्रकार से पीआईएल का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल। मैम, एमसी मेहता अभी का भी एक केस था जिन्होंने पीआईएल दायर की थी, उसका ताजमहल पर क्या प्रभाव देखने को मिला था? जी, ताजमहल केस काफी ज्यादा हाईलाइट भी हुआ था। अगर वो समय को आप रिकॉल करेंगे तो ये बोला गया था कि ताजमहल के कुछ एरिया तक, दायरे तक कोई भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मार्बल है ताज का वो उसका कलर चेंज होने लग गया था। तो पीआईएल जब फाइल की गई थी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एमसी मेहता केस से ही इसको इवॉल्व किया गया है, जिसमें बोला गया था कि ताज के एक प्रीमाइसेस तक जो इंडस्ट्रीज है वो रीलोकेट कर दी जाएंगी दूर में, जहां पोल्यूशन ताज तक ना पहुंचे। तो इंडस्ट्रियल रीलोकेशन को किया गया था, जो कि बहुत मेजर स्टेप है। आप ये देख लीजिए कि इंडस्ट्री को एक उठा करके दूसरी जगह लेकर के जाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो पीआईएल बहुत ज्यादा पावर रखता है, ये चीज तो साफ ही साफ दिखता है ताज के केस से भी। जी अमित। बिल्कुल। मैम, पीआईएल में सर्वोच्च न्यायालय की हम कह सकते हैं कि कितनी अहम भूमिका होती है, किस तरह की भूमिका का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय करता है इस मामले में? जी, एक फैक्ट, एक केस का एग्जांपल इसमें मैं देना चाहूंगी, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लक्ष्मी एक एसिड अटैक की विक्टिम थी और उस पर 3 लोगों ने एसिड फेंका था, और वो इसलिए था क्योंकि लक्ष्मी ने मना कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो उस व्यक्ति ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया था, उसका फेस और उसकी अपर बॉडी जो है काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी। तो एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और ये क्यों किया था लक्ष्मी जी ने, ये याचिका दायर क्यों की थी? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से उन अपराधियों को बेल का जो है वो लाभ मिल गया था। तो उनको लगा कि इस प्रकार का कृत्य अगर कोई करता है और उसको बेल भी मिल जा रही है, कल को वो एक्विट भी हो जाएगा, छूट भी जाएगा, तो ये तो सही नहीं है। तो उन्होंने एक याचिका दायर की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा महत्व आ रहा है इसमें कि उन्होंने सेपरेट आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में सेपरेट लॉ करके एसिड अटैक को इंसर्ट किया, बताया कि हाँ एक सेपरेट से लॉ होना चाहिए इसका। साथ ही साथ जो कंपेंसेशन है, अगर कोई पीड़िता होती है एसिड अटैक की तो उसको प्रतिकर मिलना चाहिए, कि उसके इलाज के लिए उसको खर्चे मिलने चाहिए। और साथ ही साथ उसका जो मन में जो हुआ है, मन में दुख हुआ है तथा मानसिक रूप से वो जो झेल रही है, तो उसके लिए प्रतिकर मिलना चाहिए। साथ ही साथ एसिड के सेल पे प्रतिबंध कर दिया गया था। 2014 में ये बहुत बड़ा हाईलाइट हुआ था ये केस, और जिसमें ये एसिड अटैक के विक्टिम्स के लिए जो ये सारे लॉज आए थे, ये इसका ओरिजिनेशन पीआईएल के जजमेंट से ही आया था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि एक नया सा प्रेसिडेंट बन जाता है, एक नया सा लॉ बन जाता है अगर हम याचिका दायर करते हैं तो। जी अमित। बिल्कुल मैम।
मैम, आपने बताया कि जैसे हम किस तरह से जो सार्वजनिक उपक्रम है उनके लिए पीआईएल दाखिल कर सकते हैं पर्यावरण के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, लेकिन अगर कोई निजी संस्था है उसके खिलाफ भी यदि हम ऐसा लगता है कि जनहित के काम के वादे किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो क्या पीआईएल दायर की जा सकती है और इसके लिए क्या प्रावधान निर्धारित किए गए हैं? जी, पीआईएल जनरली हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो स्टेट के अगेंस्ट में किया जा सकता है, शासन के अगेंस्ट में किया जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया जाता है। और अगर प्राइवेट एंटिटीज है जनरली उनके अगेंस्ट में पीआईएल नहीं दायर होती है जब तक वो प्राइवेट एंटिटी लोकहित में कार्य ना कर रही हो तब तक। तो लोकहित में अगर कोई प्राइवेट एंटिटी कार्य कर रही है तो आप उनके अगेंस्ट में डेफिनेटली पीआईएल फाइल कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप नहीं कर सकते प्राइवेट एंटिटीज में। जी अमित। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि पीआईएल दायर करने की प्रक्रिया क्या होती है। अगर आपको पीआईएल दायर करनी है तो कौन कौन से जो प्रोसीजर्स हैं वो आपको पालन करने होंगे। जी मैम, इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप विस्तार से जो स्टेप्स हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जब हम पीआईएल ड्राफ्टिंग की बात करते हैं सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है सोशल इशू कौन सा है, और उस इशू में भी आपको घुमा फिरा के नहीं डायरेक्ट बात करनी है। डायरेक्टली आपको बोलना है कि ये पार्क है, यहाँ पे बच्चे खेलते थे और यही एक हमारे गांव में पार्क है और इसके अलावा कोई और पार्क नहीं है, इस वजह से ये कंस्ट्रक्शन को रोक देना चाहिए और ऐसा कर देना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप पीआईएल में एक प्रॉपर ड्राफ्ट करें, अपने रिलीफ्स को मेंशन करें, अपने फैक्ट्स को मेंशन करें और साथ ही साथ एप्रोप्रिएट कोर्ट में उसको आप याचिका को दायर कर दें। बाकी का जो कार्य होता है उस पर सुनवाई करने का, उसमें जस्टिस का कार्य होता है। जस्टिस उस इशू को उस पर हो सकता है कि इन्वेस्टिगेट करवाएं, उस पर इंक्वायरी करवाएं और जवाब देने के लिए शासन के जो पैनल लॉयर्स हैं उनको नोटिस इशू करवाएं और साथ ही साथ जवाब जब आने के बाद में जब उनको दिखता है कि हाँ ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा गहन चिंतन करने योग्य है तो उसमें आपकी पीआईएल की जो याचिका है वो सक्सेसफुल हो जाती है, वो अलाउ हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इससे सिंपल प्रोसेस तो शायद ही किसी याचिका का होगा जितना पीआईएल का है। जी अमित। जी मैम, तो ये तमाम प्रक्रियाओं का पालन करके आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। मैम, भारत में जनहित याचिका का जो भविष्य है उसे किस तरह से देखा जाए? जी, सोशल चेंज जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, एसिड अटैक्स के जो केसेस होते हैं उस पे एक सोशल चेंज आ गया। साथ ही साथ मैंने आपको जो इक्वालिटी की बात की थी और वुमेन के रेप वाली सिचुएशन की बात की थी, गैंग रेप वाली जैसी घटनाओं की बात की थी, वर्कमैन की बात की थी कि अगर कोई महिला है वर्क प्लेस में उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, इसकी बात की थी। बच्चों से रिलेटेड भी अगर आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं उनको भी अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको हैजार्डस प्लेस में उनको एम्प्लॉयमेंट ना दिया जाए, इस पे भी याचिका दायर की गई थी। तो इस प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति किसी सोशल मुद्दे पे पीआईएल करता है तो सोशल चेंज डेफिनेटली देखा जाता है। अगर वो सोशल इशू है कि बच्चे चाइल्ड मैरिजेस की जहां तक बात होती है तो चाइल्ड मैरिजेस का इरेडिकेशन हो गया, बच्चों के फ्यूचर का बात हो गया, तो सोसाइटी में जो सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति है वो अगर अवेयर हो जाता है और उसको लगता है ये चेंज होना चाहिए तो आप डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट है, जो एपेक्स कोर्ट है, उसमें भी जाके अगर आप ये बोलते हैं तो एक नया लॉ बन जाता है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का अधिनिर्णय है उसको एक प्रेसिडेंट माना जाता है और उसके अकॉर्डिंगली लेजिस्लेशन को रेफरेंस जाता है कि आप इस पे कानून बनाएं। जैसे 377 की जहां तक बात होती है तो उसमें भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेजिस्लेचर को डायरेक्ट किया है कि आप इस पे कानून बनाइए। तो इस प्रकार से सोसाइटी में एक सोशल चेंज का माहौल देखा जा सकता है जनहित याचिका के माध्यम से, पीआईएल के माध्यम से, और इसको बहुत नेसेसरी हो जाता है केयरफुली हैंडल करना, क्योंकि पूरे सोसाइटी का चेंज आपके हाथों में आ जाता है जब आप याचिका दायर करते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स होते हैं इससे अमित। जी बिल्कुल मैम, क्या जैसे अन्य मामले होते हैं न्यायालय के समक्ष और हम देखते हैं कि बहुत ही लंबा सुनवाई का दौर चलता है, तो क्या पीआईएल में भी ऐसा देखने को मिलता है या फिर कोई समय सीमा निर्धारित की जाती है इसके लिए? जी, जैसे जो प्रोसीजर है, ऐसे समय सीमा तो एक्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये निर्धारित नहीं है कि इतने समय में ही एक याचिका को सुना जाएगा। ये डिपेंड करता है कि प्रोसीडिंग में इन्वेस्टिगेशन कितने समय तक चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि इशू पे अगर गहन चिंतन ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा जजेस की बेंच बैठ रही है तो उस पर डेलिब्रेशन कितने समय का हो रहा है। आप जैसे मैं एसिड अटैक का एग्जांपल दे रही थी, वो याचिका दायर की गई थी 2006 में, जिसका अधिनिर्णय आया था 2014 में, तो लंबा समय भी लग जाता है। क्योंकि अगर आप एक पूरे सामाजिक मुद्दे को उठा करके उस पे लॉ बनाना चाह रहे हैं, उस पे प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। लेकिन एक बार जब वो टाइम
आप दे देते हैं, उसके बाद जो लॉ बनता है वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव लॉ होता है, जो शायद हमारे लेजिस्लेशन भी ना कर पाए वो हमारे कोर्ट्स कर देते हैं ये जनहित याचिका के माध्यम से। जी अमित। तो आज हमने चर्चा की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल पर। हमने जाना कि ये कैसे अस्तित्व में आई और तब से लेकर अब तक इसका क्या प्रभाव रहा है। हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लुथरा जी ने हमें इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को इस विषय पर अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।